आज के लेक्चर में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है उसमें हमने अब तक देखा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो एक क्लासिफिकेशन जो एनालॉग टाइप का जो मैंने बताया था, एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्लासिफिकेशन है, एक कैटेगरी है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो पहले परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जैसे शॉर्ट में पीएमएमसी कहा जाता है, पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पीएमएमसी। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि करंट की किसी एक प्रॉपर्टी का यूज करके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पीएमएमसी में जो करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक यूज की गई है वो कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एंड जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है वो एक प्रॉपर्टी है जिस पे बेस्ड है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ऑपरेशन के करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो वो हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में टॉर्क जनरेट किया जा सकता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट किया जा सकता है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखें इसका, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इसका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। Principle of operation of the PMMC instrument is based on the magnetic effect of the electric current. That means the deflecting torque in this instrument the deflecting torque in this instrument is produced on the basis of on the basis that the deflecting torque in this instrument is produced on the basis that a current carrying conductor placed in the magnetic field always experiences a torque away from the magnetic field, away from the direction of
produce the car, the property of the current is used that a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field, the conductor experiences a torque in the opposite direction of the magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कंडक्टर रखा होगा और उस कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा तो वो हमेशा एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हमें टॉर्क प्रोड्यूस करना है इस इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी में तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, उसके लिए एक कंडक्टर का होना जरूरी है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और उस कंडक्टर से होकर करंट का फ्लो हो रहा होगा, वो करंट जो हमें मेजर करना है। तो क्या चाहिए होगा टॉर्क जनरेट करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए फ्री हो और उस कंडक्टर से होकर करंट का फ्लो होगा तो वो कंडक्टर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो रोटेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक प्रिंसिपल है डिफ्लेक्टिव टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। और अगर बात हो रही है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया है कि तीन टाइप के एसेंशियल टॉर्क है। पहला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो पीएमएमसी में हमने देखा कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब उससे होकर करंट फ्लो करेगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात हो गई, लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग का यूज किया जाता है, कंट्रोल स्प्रिंग यूज की जाती है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए और ईडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म का यूज होता है डैम्पिंग के लिए। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो गया, अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कैसे डिजाइन किया गया है। तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे एक आयरन कोर होता है, आयरन कोर पे एक एल्यूमिनियम फार्मर लगा होता है जिसमें कॉपर वायर की बाइंडिंग की जाती है इस एल्यूमिनियम फार्मर। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मैंने बताया कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है तो इसमें नाम से ही पता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट्स सेक्टर से सॉफ्ट आयरन
परमानेंट मैग्नेट, उस पे सेक्टर से सॉफ्ट आयरन, जॉइंट बेयरिंग, एक स्पिंडल, और इस स्पिंडल पे पॉइंटर लगा हुआ है। कंट्रोल के लिए मैंने बताया, कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए कंट्रोल स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है। तो कंट्रोल स्प्रिंग, दो कंट्रोल स्प्रिंग लगी होती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये टोटल कंस्ट्रक्शन है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट की यूटिलिटी क्या है, उसका यूज क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में, और उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहले हमने देखा दो परमानेंट मैग्नेट जिसके साथ सॉफ्ट आयरन का बना हुआ सेक्टर से सॉफ्ट आयरन का पीस लगा हुआ है। ये सेक्टर से इसलिए लगा हुआ है, ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है। और जो ये कोर है सॉफ्ट आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन का कोर एक, अगर हम सर्किल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो इस सर्किल का सेंटर और इस सॉफ्ट आयरन का जो मिडिल पॉइंट होगा, जो इस सॉफ्ट आयरन का जो सेंटर होगा, दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लाइट कर रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट का काम क्या है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। स्पिंडल, एक स्पिंडल पे पॉइंटर लगा हुआ है, उसी स्पिंडल पे सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर एल्यूमिनियम फार्मर जिस पे कॉपर की बाइंडिंग की हुई है। तो ये एल्यूमिनियम फार्मर सॉफ्ट आयरन कोर, एंड ये स्पिंडल, ये बेयरिंग। तो जो कंपोनेंट्स हैं पीएमएमसी के, वो एक स्पिंडल पे कंट्रोल स्प्रिंग, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एल्यूमिनियम फार्मर, और एल्यूमिनियम फार्मर पे कॉपर कॉइल्स की बाइंडिंग, और दो कंट्रोल स्प्रिंग्स ये माउंटेड है एक स्पिंडल पे। तो इस इंस्ट्रूमेंट में जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसे हम दो पार्ट में देख सकते हैं, एक पार्ट है मूविंग पार्ट और एक पार्ट है स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट में क्या है, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट के साथ लगा हुआ सेक्टर से सॉफ्ट आयरन, ये स्टेशनरी पार्ट में आएगा। स्टेशनरी पार्ट में हम देखेंगे दो कंपोनेंट्स, परमानेंट मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के साथ लगा हुआ सेक्टर्ड से सॉफ्ट आयरन। सेक्टर्ड से सॉफ्ट आयरन का यूज किया गया है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए। और अगर मूविंग पार्ट की बात करें तो मूविंग पार्ट में एक पॉइंटर
स्पिंडल, एल्यूमिनियम फॉर्मर, सॉफ्ट आयरन कोर, कॉपर कॉइल एंड हाई वोल्टेज जेड बियरिंग्स। जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्टेशनरी पार्ट है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में जो स्टेशनरी पार्ट है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट, दूसरा सेक्टर्ड से सॉफ्ट आयरन। मैंने दोनों का यूज बता दिया। परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, सेक्टर्ड से सॉफ्ट आयरन यूज किया गया है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए। मूविंग पार्ट में अगर हम देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के मूविंग पार्ट में, तो एक पॉइंटर, एक एल्यूमिनियम फॉर्मर, एक सॉफ्ट आयरन कोर, कॉपर कॉइल, ये सारे कंपोनेंट्स एक स्पिंडल पे माउंटेड है। ये स्पिंडल है जिस पे एक पॉइंटर, एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक एल्यूमिनियम फॉर्मर और दो कंट्रोल स्प्रिंग्स माउंटेड है। कंट्रोल स्प्रिंग्स भी तो कंस्ट्रक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मूविंग पार्ट, एक स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट में लिखेंगे कि स्टेशनरी पार्ट में क्या क्या कंपोनेंट है और उनकी यूटिलिटी क्या क्या है। मूविंग पार्ट में हम देखेंगे इन सारे कंपोनेंट की क्या क्या यूटिलिटी है। तो पॉइंटर यूज हो रहा है स्केल पे किसी मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए जो स्पिंडल पे माउंटेड है। कंट्रोल स्प्रिंग्स यूज की गई है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। स्पिंडल, स्पिंडल पे जितने सारे कंपोनेंट्स हैं वो स्पिंडल पे माउंटेड होंगे और स्पिंडल फ्री है रोटेट करने के लिए इस बियरिंग पे। एल्यूमिनियम फॉर्मर, एल्यूमिनियम फॉर्मर एक बेस प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए जहां कॉपर कॉइल्स की बाइंडिंग की जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर जिस पे एल्यूमिनियम फॉर्मर माउंटेड है और उस फॉर्मर पे कॉपर कॉइल्स की बाइंडिंग की गई है। बाइवोटेड जेड बेयरिंग्स का यूज किया गया है स्पिंडल को रोटेशन में हेल्प करने के लिए। इस बेयरिंग पे स्पिंडल फ्री है रोटेट करने के लिए। तो सारे कंपोनेंट्स की यूटिलिटी क्या क्या है, किस लिए यूज किया गया है, वो हम कंस्ट्रक्शन में दिखा देंगे। अब देखेंगे वर्किंग। मूविंग पार्ट में एक बार फिर से मैं बता दूं, एक स्पिंडल है, इस स्पिंडल पे एक पॉइंटर, दो कंट्रोल स्प्रिंग्स, एक एल्यूमिनियम फॉर्मर, एक सॉफ्ट आयरन कोर और इस एल्यूमिनियम फॉर्मर पे कॉपर की बाइंडिंग, ये सारे कंपोनेंट्स माउंटेड है एक स्पिंडल पे। ये रोटेटिंग पार्ट है। मैंने यूटिलिटी बता दी है सारे कंपोनेंट का। पॉइंटर किसी मैग्नीट्यूड को स्केल पे रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। कंट्रोल स्प्रिंग्स यूज की गई है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर्मर आयरन कोर पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे एल्यूमिनियम का फॉर्मर माउंटेड है जिस एल्यूमिनियम के फॉर्मर पे हम कॉपर कॉइल्स की बाइंडिंग करेंगे। और जो ये पाइवोटेड जेबल बेयरिंग जो है वो स्पिंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा रोटेट करने के लिए इस रीजन में फ्री रहेगा। वर्किंग देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की।
working based the same principle पे. When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it always experiences a force in the opposite direction of the magnetic field. तो जो डिफ्लेक्टिंग का जब जब इस इंस्ट्रूमेंट में कॉपर कॉइल से होकर करंट का फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इन परमानेंट मैग्नेट की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस एल्यूमिनियम फॉर्मर पे कॉपर कॉइल की बाइंडिंग की गई है. तो अगर इसका मतलब यह है कि कॉपर कॉइल जो है, कॉपर की जो कॉइल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दी गई है. अब अगर उस कॉपर कॉइल से करंट का फ्लो होता है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और कॉपर कॉइल रोटेट हो जाएगी स्पिंडल के साथ, और स्पिंडल से क्योंकि पॉइंटर लगा हुआ है तो स्पिंडल के साथ पॉइंटर भी रोटेट हो जाएगा. तो जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को उस कंपोनेंट से कनेक्ट करेंगे जिसके क्रॉस हमें करंट मेजर करना होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में हम इस इंस्ट्रूमेंट उस कंपोनेंट के सीरीज में हम इस इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे और जब इस कॉइल से करंट का फ्लो होगा तो वो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसमें, और उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल स्पिंडल के साथ रोटेट हो जाएगी, और जब कॉइल स्पिंडल के साथ रोटेट हो जाएगी तो स्पिंडल के साथ पॉइंटर भी रोटेट होगा जो करंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगा. और क्योंकि पॉइंटर को स्टेबल बनाने के लिए जरूरी है कंट्रोलिंग टॉर्क, तो जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा स्प्रिंग में स्ट्रेस आएगा और स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. तो क्योंकि हम देखेंगे कि अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो उसका जो उसमें जो टॉर्क डेवलप होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू करंट कैरिंग इन द कॉइल. So N is here, number of turns, is the magnetic field density Weber per meter square, is the area, I is the current in the coil. तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो गवर्न होगा इस इक्वेशन से. यहाँ हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है परमानेंट मैग्नेट के. तो अगर परमानेंट मैग्नेट यूज किया जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी और जो एरिया है कॉइल का वो भी कांस्टेंट ही होगा. तो ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I. अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी. वो टॉर्क कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द कॉइल इनटू करंट थ्रू द कॉइल. तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है, एरिया कॉइल का कांस्टेंट है, इसलिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा कॉइल में वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया गया है तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मींस कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है
the spring control mechanism, the controlling torque can be given as can be written as some constant into theta. Theta means angle of rotation of the pointer. Means the controlling torque is directly proportional to angle of rotation theta. And at the steady state position, at the steady state position, the deflecting torque will be equal to the controlling torque. Equation number 3. So, from the equation number 1, equation number 2, and equation number 3, we can write that from from equation number 1, 2, and 3, we can write that theta is proportional to theta is directly proportional to the current under measurement. Finally, the pointer will move in the right exactly same proportion as the current is increasing. थीटा पॉइंटर का जो रोटेशन होगा वो करंट के इंक्रीमेंट के सेम प्रोपोर्शन में रोटेशन होगा, जिससे हमें करंट का मेजरमेंट पॉइंटर स्केल पे मिल जाएगा। तो ये टोटल वर्किंग है। हमने क्या किया इसमें, एक कॉइल लिया जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जिस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है। जब उस कॉइल से करंट फ्लो होगी तो वो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, जो टॉर्क इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, कॉइल रोटेट होगी, तो वो कॉइल क्योंकि एल्यूमिनियम के फार्मर पे लगी हुई है और एल्यूमिनियम का फार्मर सॉफ्ट आयरन कोर पे लगा हुआ है और ये कोर स्पिंडल से कनेक्टेड है, तो स्पिंडल के साथ कॉइल रोटेट हो जाएगी और स्पिंडल के साथ पॉइंटर भी लगा हुआ है। तो जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा स्केल पे और हमें करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, कुछ डिसएडवांटेज है इस इंस्ट्रूमेंट में, वो भी देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। थीटा इज directly proportional to. This is because of this spring control mechanism. स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होने की वजह से जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एडवांटेज देखते हैं। This instrument consumes very small power for its operation, क्योंकि इस पे जो भी स्पिंडल पे जो भी एलिमेंट्स माउंटेड हैं उनका वेट इसमें इनका वेट बहुत ही कम रखा जाता है, इसलिए रोटेशन के लिए बहुत ही कम करंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मिनिमम पावर कंज्यूम करते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज कंज्यूम्स very low power, consumes very low power. This
low power consumption. Due to this low power consumption, accuracy of this instrument is high. Accuracy is good. There are some chances of errors because of this spring, because of edging of the magnet. These limitations reduces the accuracy. These errors reduces the accuracy of the instrument, but it has very good accuracy because of low power consumption. The second advantage is sensitivity of the instrument is high. Sensitivity high. The sensitivity is directly related to torque to weight ratio of the instrument. Means the torque produced in the coil and the total weight of the rotating part of the system. So the sensitivity is high. Sensitivity is high because of high torque weight ratio. वेट रेशियो इस इंस्ट्रूमेंट का हाई होने की वजह से इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा रोटेटिंग पार्ट का, जो रोटेट करने वाले पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वो करंट के छोटे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो करंट के छोटे चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट में कोई मूवमेंट नहीं होगा रोटेटिंग पार्ट में अगर करंट में चेंज कम होगा तो क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट का वेट कम रखा जाता है, इसलिए टॉर्क टू वेट रेशियो इसका हाई होता है, और टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होने की वजह से ये करंट के मिनिमम चेंज को भी डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी हाई है। And one another advantage is because of theta is directly proportional to L. Because of this relation, the instrument will give a linear scale. So the scale is linear. The scale is linear. Why the scale is linear? Because the angle of rotation theta is directly proportional to the current under measurement. That's why the scale of this instrument is linear. These are the some advantages of using permanent magnet moving coil instrument (PMMC) type instruments. And disadvantages. डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि यहाँ परमानेंट मैग्नेट यूज हुआ है, तो परमानेंट मैग्नेट यूज होने की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कॉइल के क्रॉस, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन परमानेंट बना रहेगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, लेकिन अगर कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो कॉइल में टॉर्क का डायरेक्शन भी चेंज होगा और कॉइल के रोटेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट में हम एसी करंट अप्लाई करते हैं तो वो ये इंस्ट्रूमेंट एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए पॉइंटर इसका, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, जो कि पॉइंटर के इनर्शिया की वजह से पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक सिमेट्रिकल साइनोसॉइडल वेव इस इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस अप्लाई किया जाता है, सिमेट्रिकल साइनोसॉइडल करंट अप्लाई की जाती है इस इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस, तो ये पॉइंटर हमेशा जीरो वैल्यू देगा, उस करंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा।
So these type of instruments means PMMC type of instruments are suitable only for AC measurement of AC quantities. पहला disadvantage suitable only for the measurement of AC quantities. Permanent magnet moving coil instruments are suitable only for the measurement of AC quantity. अगर सिमेट्रिकल साइनसॉइडल वेव अप्लाई किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस तो वो हमेशा करंट की वैल्यू जीरो शो करेगा, और अगर नॉन सिमेट्रिकल साइनसॉइडल वेव अप्लाई किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस तो वो उस करंट के एवरेज वैल्यू को शो करेगा। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का। और जो दूसरा डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन कह सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, जो बाइंडिंग के लिए कॉइल यूज की जाती है, क्योंकि हमें टॉर्क टू वेट रेशियो हाई रखना है सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, तो अगर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई रखना है तो इस कॉइल का वेट मिनिमम होना चाहिए, इसलिए थिन कॉइल यूज किया जाता है। पतले तार का यूज होता है इसमें बाइंडिंग के लिए, और अगर वायर की थिकनेस बहुत कम है तो उसमें हम हाई करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, उस कॉइल से होके हाई करंट का फ्लो नहीं होगा। इसलिए लिमिटेशन है इस इंस्ट्रूमेंट का कि ये लो करंट मेजर करने के लिए ही सुटेबल है। सुटेबल टू मेजर क्योंकि अगर हम कॉइल की थिकनेस बढ़ाते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा, और अगर टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा तो इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो कॉइल है वो रोटेशन वाले पार्ट में माउंट है, कॉइल को रोटेट करना है तो कॉइल का वेट कम होना चाहिए। अगर कॉइल का वेट कम है तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी भी अच्छी होगी, और इंस्ट्रूमेंट में पावर कंजम्पशन भी लो पावर कंजम्पशन होगा इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक लिमिटेशन है कि हाई करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं इस कॉइल के क्रॉस। ये कुछ और इसमें कुछ स्प्रिंग के भी फीचर्स हैं कि स्प्रिंग के कुछ खास फीचर्स हैं जो इस स्प्रिंग में होनी जरूरी है, जो स्प्रिंग इस इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग के लिए यूज हुई है। जैसे स्प्रिंग का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। कुछ सोर्सेज ऑफ एरर्स है इस इंस्ट्रूमेंट में। सोर्सेज ऑफ एरर्स, पहला सोर्स ऑफ एरर है कि एजिंग इफेक्ट दोनों का, स्प्रिंग का भी और मैग्नेट का भी। जैसे जैसे मैग्नेट पुराना होता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मैग्नेट की, तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो स्ट्रेंथ वीक हो जाती है इस फील्ड की। स्प्रिंग के साथ भी वही है एजिंग इफेक्ट, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग लूज होती जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट में एरर इंट्रोड्यूस करती है। सो द सोर्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ एरर इज एजिंग ऑफ स्प्रिंग, एजिंग ऑफ spring and permanent magnets, aging of springs and permanent magnets। एजिंग के साथ साथ परमानेंट मैग्नेट की फील्ड का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये स्प्रिंग वो टॉर्क भी कम होता जाता है टाइम के साथ साथ। ये एरर हम इन दोनों एरर को रिमूव करने के लिए
प्री एज्ड स्प्रिंग एंड प्री एज्ड परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है, जिससे इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में, इस एरर को हम कम कर सकते हैं।